नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही खास मुकाबले पर बात करने वाले हैं। भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025। हाँ, ये तो वो मैच है जिसका इंतजार मतलब सबको रहता है। जुनून, जज्बात, सब कुछ जुड़ा होता है इससे। बोलो। और आज की हमारी ये जो पूरी चर्चा है ये आधारित है उपलब्ध स्रोतों पर। खासतौर पर एक विश्लेषण है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 स्ट्रैटेजिक 11 ब्रेकडाउन। तो इसी के आधार पर हम समझेंगे कि क्या हो सकता है इस बड़े मैच में। जी। तो सबसे पहले थोड़ा संदर्भ सेट करते हैं। तारीख याद रखिए 14 सितंबर 2025। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। हाँ, दुबई में। और मैच शाम को है 6:30 बजे GMT, मतलब भारत में शाम 7:30 या 7:30 बजे के आसपास शुरू होगा। और ये ग्रुप ए का मैच है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये टीमें आगे भी भिड़ सकती हैं, सुपर 4 में या शायद फाइनल में भी। बिल्कुल, इसकी पूरी उम्मीद रहती है। अच्छा, तैयारियों की बात करें तो सुनने में आ रहा है कि भारतीय टीम दुबई की ICC अकेडमी में है। जाहिर है माहौल से, पिचों से तालमेल बिठाने की कोशिश। हाँ, वो उम्मस भरी गर्मी, उसमें ढलना जरूरी है। और प्लेइंग 11 हमेशा की तरह अटकलें तेज हैं। एक्सपर्ट्स और हमारे स्रोत विश्लेषण में भी ये बात आ रही है कि संतुलन मतलब टीम बैलेंस बहुत जरूरी होगा। हाँ, खासकर एक अतिरिक्त ऑलराउंडर की बात चल रही है। वही, जो बल्लेबाजी को भी गहराई दे और गेंदबाजी में भी एक ऑप्शन बढ़ाए। और ओपनिंग स्लॉट शुभमन गिल या संजू सैमसन। ये बहस तो काफी गर्म है। रवि शास्त्री जैसे दिग्गजों ने भी सैमसन की बात की है, उनकी वो एक्स फैक्टर वाली क्षमता। तो टीम मैनेजमेंट के लिए बड़ी पहेली है, क्या गिल जो उपकप्तान भी हैं वो खेलेंगे या सैमसन की विस्फोटक शुरुआत को तरजीह देंगे, या क्या दोनों को खिलाने का कोई रास्ता है? बिल्कुल। और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। हमारा मकसद सिर्फ नाम गिनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उन स्रोतों, खासकर उस विश्लेषण के आधार पर दोनों टीमों की रणनीतियों को समझने की कोशिश करेंगे। कौन से खिलाड़ी अहम हो सकते हैं, संतुलन किधर है, दुबई की पिचें क्या रोल निभाएंगी, ये सब। सही। तो चलिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 से ही शुरू करते हैं। स्क्वाड में तो कई बड़े नाम हैं जो स्रोत में दिए गए हैं। सूर्य कुमार यादव कप्तान, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे दोनों ऑलराउंडर, फिर संजू सैमसन, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा विकेटकीपर। हाँ, और गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह की वापसी, ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी। उनके साथ अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, और स्पिनर्स में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती। मजबूत स्क्वाड है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, गहराई दिखती है। तो अगर हम उस विश्लेषण के आधार पर एक संभावित 11 सोचें, क्या तस्वीर बनती है? देखिए, कप्तान सूर्या तो नंबर 3 या 4 पर होंगे ही। ओपनिंग में जैसा आपने कहा गिल या सैमसन। स्रोत कहता है कि शायद मैनेजमेंट गिल के साथ जाए। उनकी कंसिस्टेंसी, उपकप्तानी। लेकिन सैमसन को बाहर रखना वो भी मुश्किल फैसला होगा। बिल्कुल। तो अगर गिल ओपन करते हैं तो शायद अभिषेक शर्मा उनके साथ, फिर तिलक वर्मा, उसके बाद 2 बड़े ऑलराउंडर हार्दिक और दुबे। ये दोनों टीम को मतलब गजब का संतुलन देते हैं। हाँ, बल्लेबाजी में गहराई और गेंदबाजी में विकल्प। सही। फिर विकेटकीपर जितेश शर्मा और फिनिशर रिंकू सिंह, उनका रोल तो एकदम साफ है। और गेंदबाजी, बुमराह की वापसी आप कह रही थी बहुत अहम है। पेस अटैक कैसा दिख रहा है? बुमराह का आना मतलब सबसे बड़ा बूस्ट है भारत के लिए। वो अटैक को लीड करेंगे, अर्शदीप सिंह उनका साथ देंगे, बाएं हाथ का एंगल, डेथ ओवर्स, सब कुछ है उनके पास। और 11वां खिलाड़ी, यहीं पर वो संतुलन वाली बात आती है ना? हाँ बिल्कुल। दुबई की पिचें अक्सर स्पिन को मदद करती है, तो स्रोत के हिसाब से कुलदीप यादव या अक्षर पटेल में से कोई एक खेल सकता है। कुलदीप अपनी कलाई की स्पिन से बीच के ओवरों में विकेट निकाल सकते हैं। और अक्षर पटेल वो बल्ले से भी रन बना सकते हैं, और उनकी गेंदबाजी काफी किफायती रहती है, दबाव बनाते हैं। वरुण चक्रवर्ती भी एक विकल्प है, एक मिस्ट्री स्पिनर। या फिर तेज गेंदबाज हर्षित राणा। हाँ, अगर पिच में मदद दिखे तो हर्षित राणा भी आ सकते हैं। ये फैसला तो मैच के दिन ही होगा पिच देखकर, लेकिन स्पिन विविधता जरूर रखना चाहेंगे। बचा वो गिल बनाम सैमसन वाली बात पर लौटते हैं। स्रोत विश्लेषण इसके रणनीतिक पहलू पर क्या कहता है? ये सिर्फ फॉर्म की बात है या कुछ और? स्रोत इसे सिर्फ फॉर्म से आगे देखता है। ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है। गिल आपको स्थिरता देते हैं, पारी बना सकते हैं। सैमसन वो पहले 6 ओवर में ही मैच पलट सकते हैं। तो ये टीम की अप्रोच पर निर्भर करेगा। विस्फोटक शुरुआत चाहिए या मजबूत नींव? हाँ बिल्कुल। सैमसन को खिलाने का मतलब है ज्यादा अटैक, पर शायद मिडिल ऑर्डर पर दबाव। गिल मतलब सुरक्षा,
रवि शास्त्री जैसे लोगों का सुझाव यही दिखाता है कि सैमसन का इम्पैक्ट नजरअंदाज करना मुश्किल है। ये बात तो है। चलिए पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। उनकी संभावित 11 कैसी दिख रही है? स्रोत उनके बारे में क्या कहता है? पाकिस्तान की टीम भी काफी संतुलित और T20 के लिहाज से खतरनाक दिख रही है। स्रोत के अनुसार ओपनिंग में बाएं हाथ के सईम अयूब और साथ में साहिबजादा फरहान हो सकते हैं। अयूब आक्रामक हैं, फरहान पारी संभाल सकते हैं। हाँ, नंबर 3 पर अनुभवी फखर जमान, फिर कप्तान सलमान अली आगा मिडिल ऑर्डर में, विकेट कीपर मोहम्मद हारिस जो तेजी से रन बनाते हैं, और उनके ऑलराउंडर्स और गेंदबाज। ये तो हमेशा से उनकी ताकत रही है। बिल्कुल। और यही पाकिस्तान की टीम काफी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत बताता है कि उनके पास 3 अच्छे ऑलराउंडर हो सकते हैं। खुशदिल शाह, जो बल्लेबाजी के साथ थोड़ी स्पिन भी कर लेते हैं। हाँ, बाएं हाथ की, और फहीम अशरफ तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर, और मोहम्मद नवाज भी बल्ले से अच्छा खेलते हैं। तो ये 3 ऑलराउंडर टीम को काफी गहराई देते होंगे। जबरदस्त गहराई और लचीलापन। गेंदबाजी में शाहीन शाह अफरीदी, नई गेंद से शायद दुनिया के बेस्ट में से एक। हाँ, उनका पहला स्मेल हमेशा अहम होता है। बिल्कुल। साथ में हारिस रऊफ, रफ्तार, डेथ बॉलिंग, और स्पिन में मोहम्मद नवाज बाई हाथ के, और अबरार अहमद लेग स्पिन। यूएई की कंडीशंस में ये अटैक बहुत परेशान कर सकता है। तो पाकिस्तान की 11 में अनुभव भी है, पावर हिटिंग भी, और गेंदबाजी में काफी वैरायटी है। स्रोत उनके संतुलन पर क्या कहता है, खासकर भारत के मुकाबले? स्रोत का इशारा यही है कि पाकिस्तान की 11 का संतुलन शायद कागज पर थोड़ा बेहतर नजर आता है, खासकर उन ऑलराउंडर्स की वजह से। खुशदिल, फहीम, नवाज, हाँ, इससे बल्लेबाजी में नंबर 8-9 तक विकल्प रहते हैं। सही। और गेंदबाजी में भी कप्तान के पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। लेफ्ट आर्म पेसर, राइट आर्म पेसर, लेफ्ट आर्म स्पिन, लेग स्पिन, सब कुछ है। यूएई की पिचों पर नवाज और अबरार बहुत कारगर हो सकते हैं। और पेस तो है ही अफरीदी और राउफ की। वो तो हमेशा एक बड़ा खतरा है। तो अब जब हमने दोनों टीमों की संभावित 11 और ताकत समझ ली है, तो उनके गेम प्लान पर आते हैं। भारत का क्या अप्रोच हो सकता है? स्रोत के हिसाब से बल्लेबाजी रणनीति क्या होगी? भारत की रणनीति, जैसा स्रोत बताता है, टॉप ऑर्डर में आक्रामकता, चाहे अभिषेक शर्मा हो या अगर सैमसन खेलें तो वो, सूर्या तो हैं ही। फिर मिडिल ऑर्डर में स्थिरता, और फिर फिनिशर्स। हाँ, असली ताकत शायद वही है। हार्दिक, दुबे अगर खेलते हैं, रिंकू सिंह, ये तीनों आखिरी ओवरों में मैच कहीं से भी पलट सकते हैं। तो प्लान यही होगा कि ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिले और फिर ये फिनिशर्स उसे बड़े स्कोर तक ले जाएं। पाकिस्तान के पेस अटैक को सावधानी से खेलना होगा शुरू में। हाँ, अफरीदी और राउफ को, लेकिन रन रेट भी बनाए रखना होगा। और भारत की गेंदबाजी रणनीति, बुमराह के इर्द गिर्द। गेंदबाजी में तो सब कुछ बुमराह से शुरू और खत्म होता है, ऐसा लगता है। वो पावर प्ले में विकेट लेंगे, डेथ में रन रोकेंगे, अर्शदीप उनका साथ देंगे। और बीच के ओवर, स्पिनर्स का रोल। हाँ, बीच के ओवरों में स्पिनर्स कुलदीप या अक्षर वरुण, उनको पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर लगाम लगानी होगी, विकेट निकालने होंगे, खासकर फखर जमान जैसे बल्लेबाजों के खिलाफ। स्रोत ये भी कहता है कि पाकिस्तान की बैटिंग डेप्थ को देखते हुए भारत को सिर्फ रन रोकने पर नहीं बल्कि लगातार विकेट लेने पर ध्यान देना होगा। यही वो संतुलन वाला सवाल फिर आता है, एक एक्स्ट्रा बॉलर या ऑलराउंडर? बिल्कुल। अच्छा, अब पाकिस्तान की रणनीति वो कैसे अप्रोच करेंगे? बल्लेबाजी और गेंदबाजी का क्या प्लान होगा? पाकिस्तान शायद अयूब और फरहान से एक मजबूत पर पॉजिटिव शुरुआत चाहेगा। अयूब अटैक कर सकते हैं, फरहान एंकर। फिर फखर जमान? हाँ, वो स्पिन पेस दोनों को अच्छा खेलते हैं। फिर कप्तान सलमान अली आगा, मोहम्मद हारिस, खुशदिल शाह फिनिशिंग के लिए। उनकी बल्लेबाजी में गहराई है, तो शायद वो बीच के ओवरों में थोड़ा ज्यादा रिस्क लें, भारतीय स्पिनर्स पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। और गेंदबाजी, अफरीदी और राउफ का पहला स्पेल कितना जरूरी होगा? बहुत ज्यादा। स्रोत के हिसाब से उनकी पूरी कोशिश होगी कि पावर प्ले में ही भारत के टॉप ऑर्डर को नुकसान पहुंचाएं। जैसा उन्होंने पहले भी किया है। हाँ, अफरीदी की इन स्विंग, राउफ की पेस, ये बड़ी चुनौती होगी। अगर वो शुरुआती विकेट ले लेते हैं तो फिर बीच में नवाज और अबरार की स्पिन भारतीय मिडिल ऑर्डर पर शिकंजा कस सकती है। यूएई के पीछे भी मदद करेंगी उन्हें। बिल्कुल। डेथ ओवर्स में फिर राउफ और अफरीदी, उनका प्लान क्लियर है, शुरू में विकेट लो, बीच में स्पिन से दबाव बनाओ। तो अगर हम स्रोत के विश्लेषण को समेटें तो ये मुकाबला भारत की विस्फोटक बल्लेबाजी और बुमराह वाले पेस अटैक बनाम पाकिस्तान के बेहतर टीम बैलेंस, ऑलराउंड गहराई और विविध गेंदबाजी के बीच का है। हाँ, मोटा मोटा यही लगता है। स्रोत यही इशारा कर रहा है। भारत के पास इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, मैच विनर्स है, खासकर बैटिंग में। चुनौती होगी सही कॉम्बिनेशन ढूंढना। और पाकिस्तान की टीम कागज पर ज्यादा संतुलित लग रही है। कई खिलाड़ी डबल रोल निभा सकते हैं। गेंदबाजी और ऑलराउंड क्षमता उनकी ताकत है। सही कहा।
उनकी चुनौती होगी भारत के बड़े बल्लेबाजों को रोकना और प्रेशर में अच्छा खेलना। तो इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, दुबई में एक हाई वोल्टेज कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। हाँ, जब ये दोनों टीमें खेलती हैं तो फॉर्म, रिकॉर्ड्स सब पीछे रह जाते हैं। ये जुनून, दबाव और रणनीति का खेल है। बिल्कुल। और ये विश्लेषण एक अहम सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए। स्रोत में जो संतुलन की बात हुई है, क्या पाकिस्तान के वो 3 ऑलराउंडर और 2 स्पिनर उन्हें दुबई में भारत के मुकाबले वो छोटा सा एज देते हैं? खासकर जब भारत में एक अतिरिक्त ऑलराउंडर की जरूरत पर इतनी बात हो रही है। हाँ, या फिर क्या असली लड़ाई आखिरी ओवरों में होगी? भारत के फिनिशर्स हार्दिक, दुबे, रिंकू बनाम पाकिस्तान के डेथ बॉलर्स राउफ और अफरीदी, ये वो छोटी-छोटी बातें जो मैच का नतीजा तय करेंगी।